विकसित भारत का स्वप्न लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उस विकसित भारत में ये हमें मजबूती देगा। 33% में ST/SC आरक्षण भी सम्मिलित है। भावी मुख्यमंत्री जो भी होंगे वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे और निश्चित रूप से उनका कार्य बिहार के विकास की गति को और तेज करना होगा। नमस्कार, आप नेश फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 33% आरक्षण को लेकर बिहार की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। एक और जहां केंद्र सरकार के इस पहल से महिलाओं में खुशी देखी जा रही है, तो दूसरी ओर भाजपा प्रदेश कार्यालय में बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह और मोहनिया के विधायक संगीता कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। और जब सवाल मीडिया ने किया कि क्या बिहार के राजनीति में महिलाओं का जो भागीदारी की बात चल रही है, हालांकि ये तो पूरे भारत में ये लागू होने वाला है, लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में इसकी क्या सहभागिता होगी? क्या आने वाले समय में महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं क्या? यह सवाल सुनते ही बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि कोई भी बनेगा वो भाजपा का कार्यकर्ता ही होगा। लेकिन आगे उन्होंने और क्या कुछ सस्पेंस क्रिएट की हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है, श्रेयसी सिंह पहले उनकी पूरी बातों को सुने। सादर प्रणाम करती हूँ और साथ ही साथ आज ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, उनको नमन करती हूँ। साथियों, ये प्रेस वार्ता हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 के सितंबर में पार्लियामेंट में पारित किया गया और आज एक सशक्त कानून बनने जा रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जिसने हमेशा नारी का सम्मान किया है, महिला की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया है। एक ऐसा कानून जो न सिर्फ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब जब महिला प्रतिनिधित्व करती है तो किस तरह से राज्य में, राष्ट्र में शिक्षा, साफ सफाई और अनेकों मूलभूत सुविधाओं को बढ़ोतरी मिलती है। साथियों, इस कानून के तहत 33% का आरक्षण महिलाओं को पार्लियामेंट के साथ साथ विधानसभाओं में मिलेगा, जिसमें कि ST और SC भी शामिल रहेंगे। यह कानून एक तरह से देखा जाए तो जो लंबे समय से जनगणना नहीं थी और अब कार्य शुरू हो गया है, उसके साथ साथ परिसीमन का भी कार्य होना है। यह कानून एक तरह से उसका पूरक है, यानी कि सप्लीमेंट्री कार्य है, जिसकी आवश्यकता आज भारत को है। और भारत के जिस विकसित भारत का स्वप्न लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस विकसित भारत में ये हमें मजबूती देगा। मैं भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार, अगर हम उदाहरण स्वरूप बिहार की बात करें तो सिर्फ ये मात्र एक कानून या एक अधिनियम की बात नहीं है। सालों से महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार में पहले तो पंचायती राज स्तर पर नगर निकायों में आरक्षण को लाया गया। महिला सुरक्षा के लिए बिहार एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं आपको बिहार पुलिस की भर्ती में दिखेंगी। तो निश्चित रूप से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाओं को बराबर पर उतारा गया। तो यह सिर्फ एक अधिनियम का बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी विचारधारा दर्शाती है जो NDA की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जहां नारी सशक्त हो, नारी का सम्मान हो और राज्य और राष्ट्र को चलाने में नारी की भागीदारी हो और प्रतिनिधित्व हो। साथियों, बिहार का उदाहरण मैंने आपके सामने
आज जो रखा है उसमें आप देखिए किस तरह से अगर कोई किसान भाई बहन जब खेत तैयार करते हैं तो एक उसका ग्राउंड बेस तैयार करना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। जब पंचायती राज में महिलाओं को सबसे पहले डेजिग्नेशन लाया गया तो बहुत से लोग सवाल उठाते थे कि कौन महिला वाकई में काम कर रही है या उसके पीछे कोई पुरुष काम कर रहा है। लेकिन जब सोच में परिवर्तन हुआ तो आज देखिए अनेकों महिला मुखिया, अनेकों नगर निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महिला के रूप में अच्छा कार्य बिहार में करके दिखा रही है और किसी भी पुरुष या अन्य व्यक्ति की आवश्यकता या समझाने की आवश्यकता अब नहीं है। इसी तरह से जब ये ग्राउंड बेस पंचायती राज और नगर निकाय में तैयार हुआ तो अब उसको आगे बढ़ाकर विधानसभा और पार्लियामेंट में भी लाने का अधिनियम लाया गया है। साथियों, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उचित स्थान में है। हम लोग जब महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी आपको दिखता है, दूसरी तरफ मतदान केंद्र पे भी जब हम जाते हैं तो महिला वोटर की भागीदारी भी आपको लंबी लाइनों के माध्यम से एक बड़ी संख्या में दिखने के लिए मिलती है। बिहार ही नहीं बल्कि भारत में एक जागरूक मतदाता होने के नाते आज महिलाएं मतदान करती हैं। कभी कभी अधिनियमों के माध्यम से, कानून के माध्यम से उस राजनीतिक भागीदारी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलने की आवश्यकता है और इसी सोच के साथ एक स्पेशल सेशन के माध्यम से इस पारित अधिनियम को अब कानून में बदला जाएगा। साथियों, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि अनेकों राजनीतिक दल और अनेकों राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ्रीडम ऑफ स्पीच का मॉडल है जो महिला सशक्तिकरण के साथ राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं को यह अधिकार दे रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच महिला का हक है। लोग बात बहुत करते हैं लेकिन भारत की आधी आबादी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारत की सच्चाई बने, ये हमारे प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया है साथियों। और मैं आज एक महिला होने के नाते उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ कि उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये दिखाया है कि किस तरह से विमेन इन लीडरशिप रोल्स लीड टू डेवलपमेंट। और साथियों, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस के 78 वर्षों के बाद इस नियम को सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, हर एक उस महिला के हक के साथ इस अधिनियम को लाया गया और इसका अब कानून बनने जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग प्रेस वार्ता में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपके माध्यम से सिर्फ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जो विपक्ष के भी राजनेता हैं वो भी इस कानून का समर्थन करेंगे। धन्यवाद। बात देना चाहती हूँ कि बहुत ही हम लोगों के लिए, बिहार ही नहीं पूरी भारत की महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव का पल आने वाला है, गौरवान्वित करने वाला क्षण आने वाला है कि
नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू होने जा रहा है और एक महिला ही नहीं आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में जो कहूंगी कि असंभव को संभव कर दे, ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और पूरे भारत की जो महिलाएं हैं वो उन्हें धन्यवाद देती हैं कि जिस तरह से 33% आरक्षण की बात लोकसभा और विधानसभा में आप देने जा रहे हैं। महिलाओं को जन भागीदारी में, भारत की महिलाओं को राजनीति में भागीदारी कर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में ये काम मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए माननीय प्रधानमंत्री जी की कर कमलों से ही हो सकता था। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हिंदू कोड बिल के तहत हमेशा महिलाओं की आधी आबादी को हमेशा कहा है कि जब तक उनके अधिकारों की बात की है। बाबा साहब अम्बेडकर को भी हम याद करना चाहेंगे। और अगर कोई अम्बेडकर के रास्ते पर चल रहे हैं और बाबा साहब के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो 33% महिलाओं को आरक्षण देकर आधी आबादी को सशक्त बनाकर और 2047 में भारत को विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये वो राज्य में हम खड़े हैं जो पूरे भारत में अगर किसी ने 50% आरक्षण देकर पंचायतों में, नगर निकायों में जिन्होंने आरक्षण देकर महिलाओं को जन भागीदारी का अवसर दिया तो बिहार ने दिया है। और निश्चित तौर पे हिंदू जो 33% आरक्षण मिलने जा रहा है महिलाओं को, महिलाएं जब जब बड़े बड़े कानून में उनकी भागीदारी होगी, उनकी सहभागिता होगी, उनके व्यूज आएंगे तो कहूंगी महिलाएं अब जो होगा 2047 में विकसित भारत आधी आबादी जब सब पक्ष में खड़ी होगी, जब लॉ बनेंगे वहां महिलाओं की भी अपनी भागीदारी और उनके बात होंगे तो निश्चित तौर पे जो आधी आबादी है पूरी भारत की महिलाएं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो लागू होने जा रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जो हमारी जो परिसीमन की इश्यूज थे, परिसीमन की बातें आ रही थी तो 2011 के जो हमारे जो सेंसस थे, जातीय जनगणना थी, उसको मानक मानकर ये कोड लागू होने जा रहा है। हालांकि जातीय जनगणना शुरू होने जा रही है लेकिन मानक जो कहूंगी तो 2011 की जनगणना और उस समय के परिसीमन को मानक मानकर ये लागू किया जा रहा है। और एक तरह से SC/ST की महिलाओं को भी आरक्षण इसमें मिलने जा रहा है। तो मैं कहूंगी कि सरकार को, ये पूरी भारत की महिलाओं को कि आप जन भागीदारी लेगी, जहां आज के डेट में लोकसभा में 14% की महिलाओं की भागीदारी है, विधानसभा में 10% की महिलाओं की भागीदारी है, वहां आप 33% की भागीदारी होगी आपकी। और संख्या 543 हम लोकसभा में अभी है, जो 816 होने जा रहा है। कहने का मतलब है कि 273 महिलाओं की भागीदारी बढ़ने जा रही है संसद में और लोकसभा और विधानसभा में। तो जब महिलाएं आधी आबादी जब रहेंगी तो निश्चित तौर पे मैं कहूंगी कि बदलते और विकसित भारत का सपने को साकार कर रहा भारत होगा। और महिलाओं, अब कहूंगी कि अब वो समय आ गया है और वो समय आ गया जब महिलाएं अपने आप को साबित नहीं, महिलाओं को जन भागीदारी बनाकर लॉ बनाएंगे। हम सब जब तक से दोनों पहिया एक से समकक्ष नहीं होगा तब तक से हम विकसित भारत का सपना नहीं देख सकते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को कोई नया नहीं, उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, महिलाओं का सम्मान हो, बच्चियों के लिए लखपति दीदियां बनाना हो, नारी सशक्तिकरण की दिशा में अप्रतिम काम किया। 370 की बात करें तो देश को लिए अगर किसी ने काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो साहसिक काम किया है, साहसिक काम में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। माननीय मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह जी उपस्थित हैं, सभी हमारी महिलागण उपस्थित हैं और आधी आबादी इसी तरह से जो हम बैठे हैं और मीडिया कर्मी आप यहाँ गंभीरता से इस बातों को, उस पर हम बात कर रहे हैं आपसे, तो आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ उस सोच को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। ये बहुत दिनों से ये चीजें आ रही थी, जो विपक्ष है इस बिल को पास, उनकी मंशा बहुत ही कहूंगी कि बात आ रही थी कि माननीय मैडम सोनिया जी ने संसद में कहा था कि कब तक, 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने, कब ये पास होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को भी खुले हाथ से इस बिल को स्वागत करेंगे और समर्थन करेंगे
और किसी भी तरह से नहीं, इसमें हर समाज को ध्यान रखा गया है, दलितों का भी सम्मान रखा गया है और संविधानिक तरह से ये बिल पास हो रहा है। तो बहुत बहुत हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण, भारत की महिलाओं के लिए यादगार पल, भारत की महिलाओं को सशक्त करने में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक मजबूत पहल। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री। जो आरक्षण है उसमें आदमी को माइक जो कोटा बिल कोटा आरक्षण की बात हो रही है, क्या ये जी कोटा बिल कोटा आरक्षण की बात हो रही है? 33% में ST/SC आरक्षण भी सम्मिलित है। तो उसको अलग से आरक्षण नहीं है। महिला सशक्तिकरण का भी बात कर रहे हैं, क्या बिहार की मुख्यमंत्री कोई महिला भी हो सकती है बीजेपी की तरफ से महिला सशक्तिकरण? मुझे लगता है कि भावी मुख्यमंत्री जो भी होंगे वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे और निश्चित रूप से उनका कार्य बिहार के विकास की गति को और तेज करना होगा। आपने कि क्या कुछ कहा। एक और जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता धन्यवाद देते नजर आ रही हैं, तो दूसरी ओर श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार का जो अगला कमान संभालेगा वो महिला भी होगा कि नहीं, यह सवाल पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता होगा, लेकिन वो कौन होगा, वो कब नाम सामने आएगा, आला कमान की तरफ से कब मुहर लगेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए नेशन के साथ। धन्यवाद।